नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 PYQ के प्रश्न देखेंगे और ये आपका मल्टीपर्पज़ चॉइस वाला है, MCQ फॉर्मेट में है। अगर 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कैसे? एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चीज़ों को लिंक करके पढ़ाता हूँ, ये आप भी समझते होंगे। तो आपको इस छोटी सी क्लास में है ना, आपका टाइम का जो है फुल वैल्यू मिलने वाला है। आप यहाँ पे 100 बातों को समझने, सीखने, सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक, PDF, SSC की, रेलवे की, बिहार SSC पुलिस दरोगा की, दिल्ली पुलिस इत्यादि की, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। कई सारे सीरीज रनिंग में हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ये क्यों घटित होता है? तो इसमें आपतन का कोण क्रांतिक के कोण से बड़ा हो जाता है ना। आपतन का कोण जो है ये हमेशा बड़ा हो जाता है क्रांतिक के कोण से, है ना। क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है आपतन का कोण, तब क्या होती है? टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना घटित होती है। इस टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर क्या क्या आधारित होते हैं, इसका एग्जाम्पल देखने को हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? तो मृग मरीचिका में मिलेगा। मृग मरीचिका क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हेलोसिनेशन बोला जाता है, यानी दृष्टि भ्रम बोला जाता है, और भी एक हिंदी में, है ना, दृष्टि भ्रम। इसमें क्या होता है भाई, है ना, कि दूर हमें पानी का आभास कराता है जबकि वास्तव में कोई पानी नहीं हो रहा था, खास करके मरुस्थल वगैरह में। इसके अलावा हीरा का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो आपका टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है या फिर चिकित्सा प्रणाली के एंडोस्कोपी इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ भी जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत लागू होता है। तो ये सब एडिशनल बातें हो गई। अब हम इसके आंसर पे आते हैं। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है ये तभी घटित होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहे हैं। अब इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे बच्चे विरल माध्यम, सघन माध्यम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे मैं विरल को लिख देता हूँ हवा और सघन को लिख देता हूँ कांच, है ना। आपको हवा और कांच में दोनों में ज्यादा सख्त कौन नजर आ रहा है? तो कांच ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, इसीलिए इसे स से सख्त, स से सघन पढ़ेंगे। विरल मतलब कमजोर, है ना। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो सबसे पहले क्या होती है? इसकी वेलोसिटी में प्रभाव पड़ती है। वेलोसिटी क्या होती है? यानी वेग क्या होती है, यानी गति क्या होती है? घट जाती है। और यही वेलोसिटी, वेग या गति में जो घटाव होती है यानी कमी आती है, इसी कारण जो है ये जो किरण है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विरल से सघन माध्यम में जाते समय का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे गति में कमी आती है और साथ ही अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा ऑप्शन है सघन से विरल माध्यम में, जो इसका आंसर भी है, जहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो भैया इसमें सीधा सीधा उल्टा कर देना है। पहले वाले में जब विरल से सघन में जा रहा था तो गति घट रही थी, अब दूसरे में क्या हो रहा है? गति आपका जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया भैया? गति बढ़ जाती है। गति बढ़ जाने से, है ना, गति बढ़ जाने से ये जो है अभिलंब से दूर भागेगा, है ना, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये 3, 4, 5 जो 7, 8 बात हुई, यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखेंगे। विरल से सघन में जाएंगे, गति कमेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। सघन से विरल में जाएंगे, गति बढ़ेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हीरा का चमकना होता है, मृग मरीचिका होता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है ना। और इसमें बनने के लिए क्या सिद्धांत है, क्या कंडीशन है? तो आपतन का कोण बड़ा हो जाता है क्रांतिक के कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में कितने सदस्यों से कम सदस्य नहीं हो सकते? देखिए, जो मंत्री परिषद है ये एक तो केंद्र में होता है और एक आपका राज्य में होता है। मंत्री परिषद क्या है भैया? कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है ना, कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है। और ये मंत्री परिषद के सदस्य राज्य में तो गवर्नर नहीं होते और केंद्र में प्रेसिडेंट नहीं होते। कल मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है किस क्वेश्चन के थ्रू, कि सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो 3, विधायिका, न्यायपालिका और आपका क्या हो जाए? कार्यपालिका। ठीक है, तो वहां पे समझाया हूं। फिलहाल मैं यहाँ पे मंत्री परिषद को लेके चलूंगा। तो मंत्री परिषद में राज्य के अंदर कम से कम 12 सदस्य तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अभी हाल में ही मैंने आपको संविधान संशोधन का एक जो है फुल फ्लेज वीडियो दिया हूं, जहां संविधान संशोधन नंबर 1 यानी 1951 से लेकर के 2024 106वां संविधान संशोधन तक जो है मैंने आपको पढ़ाया है। तो अच्छे से पढ़ लेना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो भैया
ये जो है एक इसी क्रम में एक 91वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ है ना, और इसमें ये 2003 में हुआ था, और इसमें एक ऐसा प्रोविजन करा गया कि राज्य के अंदर जो मंत्रिपरिषद होगी है ना, उसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, जो है 15% इंक्लूड सीएम, यानी विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% होंगे, उसमें सीएम भी इंक्लूड रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में 81 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीट है 403, ठीक है भाई, तो 81 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करेंगे कि राज्य के मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने ही चाहिए, तो 12 होने चाहिए। ये प्रोविजन कहाँ से आया, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के थ्रू लाया गया था। बात समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। अन्य जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये 40 क्या है, किसी भी राज्य के विधान परिषद, ऐसे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मात्र 6 ही ऐसे स्टेट है वर्तमान में जहाँ पे विधान परिषद है, तो विधान परिषद में न्यूनतम यानी मिनिमम 40 सदस्य से कम नहीं होंगे, ठीक है, और जो विधानसभा है उसमें मिनिमम 60 सदस्य से कम नहीं होंगे, ठीक है, और जो आपका विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि उस राज्य में उपस्थित विधानसभा के टोटल जो जितने भी सीट हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस राज्य के विधान परिषद में सीटों की संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए कि 300 किसी राज्य में विधानसभा में सीट की संख्या है, तो उस राज्य में अगर विधान परिषद भी है ना, विधान परिषद भी है, तो उस राज्य के विधान परिषद में 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 100 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकते, मतलब विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और न्यूनतम की बात करें तो 40 होगा विधान परिषद में, और विधानसभा में न्यूनतम कितने होंगे, 60 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, नेक्स्ट पहले ये है भैया परीक्षा दर्पण रेलवे के लिए, और ये परीक्षा दर्पण के दूसरा भाई यानी रेलवे का दूसरा सीरीज रनिंग में है, 8 क्लास हुई है, एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि के लिए। ये दोनों अच्छे से पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, रेलवे की एग्जाम आपका बेस्ट से बेहतर होगा, कोई डाउट नहीं है ना। ये है एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए पैरासीटामोल सीरीज के 1 और 2, इसके अलावा ये भी रनिंग में है एसएससी की 36 सीरीज, तो ये एसएससी और दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए है, आपको जैसा रिक्वायर्ड है ले सकते हैं। बिहार पुलिस की भी कंटेंट अवेलेबल है, बिहार एसएससी का भी अवेलेबल है, जो यहाँ दिखाया नहीं गया है। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था? देखिए मगध साम्राज्य है ना, मगध साम्राज्य में जो है सबसे ज्ञात वंश जो पहला आता है हर्यक वंश आता है, वैसे उससे पहले भी वंश का चर्चा है लेकिन यहाँ से हमें पढ़ना होता है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, और बिंबिसार को हम श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं, बिंबिसार को हम श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं। बिंबिसार जो है इन्होंने जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को दोनों को जो है संरक्षण दिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बिंबिसार जो है अजातशत्रु के पिता थे, आप सभी जानते हैं, और बिंबिसार की जो है हत्या करके अजातशत्रु गद्दी संभाले थे ना, अजातशत्रु जो है गद्दी संभाले। जैसे मिर्जापुर आपने देखा होगा, बाप को हत्या करने का प्रयास करते हैं वहाँ पे कालीन भैया को, है ना, मुन्ना भैया, वैसे ही यहाँ पे बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है यहाँ पे गद्दी को संभाले थे। अब अजातशत्रु फेमस होते हैं किसके लिए, है ना, बौद्ध संगति के लिए। जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ था आपके राजगीर के अंदर, है ना, इसे राजगिरी भी कहते हैं, ये बिहार के अंदर है, और ये 483 BC में हुआ था। यहाँ पे जो अध्यक्षता किए थे ना, यहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्षता किए थे उनका नाम क्या था? महाकश्यप। क्या नाम था भाई? महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप, महाकश्यप, इस प्रकार से नाम था महाकश्यप, ठीक है। तो ये इनकी अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय 483 BC में राजगीर के अंदर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो अजातशत्रु का भी एक उपनाम है, इसका उपनाम क्या है? कुनिक। क्या कहते हैं उसे? कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, ठीक है, और ये अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा, है ना, उदयन। तो इसीलिए इस वंश को यानी इस हर्यक वंश को, है ना, ये सभी के सभी शासक जो है हर्यक वंश के हैं, चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं। हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश कहा गया है ना, पितृहंता वंश कहा गया है, यानी अपने पितरों की हत्या करने वाला वंश कहा गया है। अगला है, अच्छा कुछ और अगर उपनाम देखें शासकों के जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसे लाख बख्श कहा जाता है ना, लाख बख्श जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कलंदर आता है, कलंदर बाबर को कहा जाता है, बाबर को। निजाम खान आता है, निजाम खान सिकंदर लोदी को कहा जाता है ना, सिकंदर लोदी को। जिले इलाही बलबन को कहा जाता है ना, बलबन को जिले इलाही कहा जाता है। तो ये कुछ एक उपनाम है ना। तात्या टोपे को क्या कहा जाता है? धोधू पंत कहा जाता है ना। रामचंद्र पांडुरंग जो है
है ना, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, है ना, एक सेकेंड, तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे, नाना साहब को धौंदूपंत और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है, उल्टा हो गया था, इसे भी करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किस शहर में किया गया था? एक तो वेद समाज है और एक है आपका देव समाज, इन दोनों में कन्फ्यूजन बनी रहती है, एक को याद करने का दूसरा याद नहीं करने का, ठीक है। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में ये आपका हुआ था मद्रास के अंदर। कहाँ पे हुआ था? मद्रास के अंदर। इनके फाउंडर की बात करेंगे, वेद समाज की फाउंडर तो केशव चंद्र सेन, है ना, केशव चंद्र सेन का नाम यहाँ भी है, और श्रीधरालु नायडू, है ना, श्रीधरालु नायडू। तो इन दोनों के जो है द्वारा 1864 में मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन हाल फिलहाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था? तो आप कहते हो जो वेद समाज है ना, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो देव समाज है ना, इनके फाउंडर शिव नारायण अग्निहोत्री है। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री है। इसके अलावा जो ब्रह्म समाज है, जो ब्रह्म समाज है ना, जो ब्रह्म समाज है, इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय कब हुआ था? 1828 में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के अंदर। इसके अलावा आत्मीय सभा, आत्मीय सभा जो है, इनके भी गठन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। सभा से एक धर्म सभा है ना, धर्म सभा का गठन जो है राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1830 के अंदर किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सत्य शोधक समाज है ना, सत्य शोधक समाज, इसकी फाउंड किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 बॉम्बे में। इसके अलावा एक है आपका आर्य समाज, आर्य समाज को फाउंड किया गया था 1875 में, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे के अंदर, है ना। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे। वो प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा खोजा गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है भाई, किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, है ना, आपका जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कहेंगे H2SO4 होता है, अकार्बनिक अम्ल है। इसका इस्तेमाल आप बैटरी में भरने के लिए भी करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे, चाहे बैटरी कार का हो, चाहे बैटरी कोई और चीज़ का हो, जो भी सेकेंडरी सेल है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकती है ना। दूसरा ऑप्शन में है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है ना, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और इन दोनों के, है ना, 1:3 के अनुपात में अगर आप मिलाते हैं तो बन जाता है अम्लराज, जिसे अपन क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। और ये जो अम्लराज है, जिसे अपन अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहेंगे, इन दोनों को मिलाने से बनेगा। इसमें आपका सोना यानी औरम AU, है ना, घुल जाता है। ये एकमात्र ऐसा लिक्विड है, द्रव है, अम्ल है, जिसमें आपका सोना घुल जाता है, अन्यथा किसी भी द्रव्य रसायन या फिर अम्ल में सोना नहीं घुलता है, ठीक है। चौथा है कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पहला आंसर हुआ, बाद बाकी को आप समझे, है ना। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ती है? बुर्जिल दर्रा जो है किन 2 स्थानों को जोड़ती है? देखिए बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो इससे भी आप पकड़ लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम करेगा बुर्जिल दर्रा। अब यहाँ पे पहला है भारत से म्यांमार को। देखिए भारत से म्यांमार को जो जोड़ता है, ये दिहांग दर्रा है। कौन सा है? दिहांग या देहांग, दिहांग या देहांग दर्रा जो है, ये भारत से म्यांमार को जोड़ता है। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में इंटर करता है, आपको पता है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमाडिंग ग्लेशियर से निकलती है, बाद में फिर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जो है इंडिया में प्रवेश करते हुए फिर यहाँ से निकल के बांग्लादेश जाती है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दिहांग दर्रा के पास ही इंटर करती है इंडिया के अंदर, तो ये भाई ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो पहला ऑप्शन आपका हो गया, एक्सप्लेन हो गया कि दिहांग दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करेगा, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि भारत इंडिया मतलब इंडिया, चीन और म्यांमार, भारत, चीन और म्यांमार, इनके त्रिजंक्शन पे स्थित कौन सा दर्रा है? तो आप कहेंगे दीफू दर्रा। एक ऐसा दर्रा जो भारत, म्यांमार और साथ ही साथ चीन, है ना, चीन। तो भैया भारत, म्यांमार और चीन, इन तीनों के जो जंक्शन पे स्थित है, इनका नाम है दीफू दर्रा नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे। तिब्बत से शिमला को अभी मैंने बताया क्या? नहीं बताया ना। तिब्बत से शिमला को जो जोड़ने का काम आपका दर्रा करता है, इसका नाम है सिपकिला, है ना,
सिपकिला जो दर्रा है ये आपको तिब्बत से शिमला को जोड़ने का काम करता है। दिहांग दर्रा भारत से म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। भारत चीन म्यांमार के जंक्शन पे दीफू दर्रा स्थित है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ेगा बुर्जिल दर्रा। कल्लू घाटी से लाहौल स्पीति को जोड़ेगा रोहतांग दर्रा, है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेक्स्ट है शुद्ध निवेश निकालने के लिए सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जीडीपी मतलब आपका जो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे जो सूत्र होता है, जब भी घटाने की बात आती है मैक्सिमम केस में मूल्यह्रास वाला क्वेश्चन ही एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो शुद्ध निवेश निकालने के लिए सकल निवेश में से अगर आप, है ना, मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका जो है ना शुद्ध निवेश निकालने, सकल निवेश में से अगर मूल्यह्रास घटाएंगे तो शुद्ध निवेश निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में से अगर आपने मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा दिए तो निकलने वाला चीज क्या होता है, एनडीपी, है ना, एनडीपी हो जाए, है ना। जैसे ही किसी चीज से मूल्यह्रास को घटाते हैं आप तो जी से एन में कन्वर्ट हो जाता है पहला वर्ड, यानी ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो सैलरीड पर्सन है उनको अच्छे से पता है कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। आपका जो टोटल सैलरी बनता है उसको ग्रॉस कहते हैं, और जो काट छांट के बाद जो आपके हाथ में आते हैं उसे अपन नेट सैलरी कहते हैं। और इस नेट सैलरी में से जो आप इनकम टैक्स को घटा देते हैं तब आपका जो है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य खर्च करने योग्य व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है। तो भाई आपके देखिए इनकम आता है ग्रॉस के रूप में। आप अगर किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं तो ग्रॉस के रूप में इनकम आते हैं। जब आप टैक्स घटा देते हो जब आप जो है ना कटौती घटा कर देते हो, कटौती, इससे जो कटौती होगा आपके जो पीएफ अकाउंट में जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह जाएंगे, है ना। तो इसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगा उसे बोलते हैं नेट सैलरी। अब इस नेट सैलरी में से जब आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे तब जो बचेगा उसे खर्च करने योग्य सैलरी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताया कि फिर शुद्ध निवेश निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जीडीपी में से अगर आप मूल्यह्रास को डायरेक्ट घटाते हैं तो एनडीपी निकलती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के महिलाओं तथा युवाओं की स्थिति में सुधार लाना था। दोनों एक चीज़ है, वो हिंदी में लिखा है, वो अंग्रेजी में मैंने बताया है कि जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपका जो है एनडीपी निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा योजना है जो पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो है तो आपका और राइट आंसर हो जाएगा पीएम डिवाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट को लेकर के है ना। वहाँ पे जो है स्थिति को सुधार लाना, खास करके रोजगार सृजन करते हैं महिलाओं और युवाओं की स्थिति में, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये आया था आपके 2020 में, थोड़ा ही दिन के लिए आया था लेकिन इसे बढ़ाया गया। ये क्या करता है, एक छोटा सा लोन प्रोवाइड करता है कि इसको वेंडर को, जो वेंडर होते हैं ना स्ट्रीट वेंडर जो सामान बेचते हैं उनको। प्रधानमंत्री स्माइल योजना क्या है, ये ट्रांसजेंडर पे लागू होता है। प्रधानमंत्री स्माइल योजना, है ना, प्रधानमंत्री स्माइल योजना जो है ये ट्रांसजेंडर पे लागू होता है। ये आपका 2022 में आया था। कब आया था, 2022 में आया था, ठीक है। और ये सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसकी मिनिस्ट्री ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना ये क्या है, 2023 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन जो 15 नवंबर आता है, जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो उसी पे ये प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया योजना है जो जनजाति के ऊपर है ना, यानी जनजातीय लोग जो होते हैं उनके लिए चलाया गया है। और प्रधानमंत्री डिवाइन योजना मैंने अभी बताई, ये पूर्वोत्तर भारत में सुधार लाने से संबंधित है। तो यहाँ पे आपने चारों योजना देखा है। इनके अलावा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, बनारस में किया गया था। बाद बाकी जो आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज है यही आगे चल के, है ना, बीएचयू का रूप ले लेता है, बीएचयू। और तब हम कहते हैं कि 1916 में बीएचयू का गठन या फिर बीएचयू को फाउंड किए कौन, मदन मोहन मालवीय साहब। समझ में आया कि नहीं? पहले ओरिजिन 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में बनारस में स्थापित करते हैं इंस्टीट्यूट को, कौन, एनी बेसेंट। बाद में 1916 में यही क्या बन जाता है, बीएचयू। तब बीएचयू को फाउंडर का नाम अगर पूछेगा तो क्या आंसर लगाना है, मदन मोहन मालवीय, जिसे महामाना भी कहा जाता है। फिर जोनाथन डंकन नामक एक अंग्रेज थे जिन्होंने जो 1791 में, मैं सही हूँ क्या, 1791 ही था ना वो ईस्वी, हाँ एक सेकेंड, 1791 ही था, राइट। यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज को जो है स्थापित करते हैं, कहाँ पे, बनारस में, ठीक है। तो ये अंग्रेज होते हुए जो है संस्कृत कॉलेज को गठन किए थे, ठीक, ताकि जो है इन विषयों को बढ़ावा मिल सके। रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1901
1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना करे थे कोलकाता के अंदर, जो बाद में विश्व भारती बन गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। परमाणु के तृतीय कक्षा में कुल मिलाकर कक्षकों की संख्या कितनी होगी? ठीक से समझिएगा। देखिए, जो एस उपकक्षा होता है उसमें कक्षकों की संख्या 1 होती है। जो पी होते हैं 2 जोड़ देंगे तो इसमें कक्षकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जो डी होते हैं ना, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कक्षकों की संख्या कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो तृतीय कक्षा है, थर्ड चेंबर है परमाणु का, वहाँ पे एस पी डी ये तीनों पाए जाते हैं। अब तीनों पाए जाते हैं तो काउंट कर लेंगे, 1 गो 3 4 गो और 5 गो 9 गो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं कि तृतीय कक्षा में कुल मिलाकर, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे, तो मैंने बताया है कि जिस कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछता है तो उस कक्षा का स्क्वायर गुने दुगुना कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर गुने 2 कर देंगे तो तृतीय कक्षा में टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस बात से भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी विपरीत क्रम में होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, दोनों की दिशा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऐसे कितना घर लगा होगा? 9 घर लगा होगा। इस मीन्स 9 कक्षक लगे होंगे। ठीक है, और मैंने अभी बता दिया एस में 1 कक्षक होते हैं, पी में 1 + 2 3 हो जाएंगे, डी में 3 + 2 5 हो जाएंगे, है ना। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन समाएंगे तो 9 में कितना? 18। तो तृतीय कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गया? 18। ये आता कैसे है? तो जिस कक्षा में है उसका स्क्वायर करके दुगुना कर देते हैं। अगर चौथा कक्षा में होता तो चौथा का स्क्वायर करके दुगुना कर देंगे तो 32, है ना। इट मीन्स चौथा कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एगो एफ आएगा ना, उसमें 7 गो रहेगा, तो 9 7 16 गो कक्षक हो जाएगा। इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन समाएंगे। ठीक है भैया, तो इधर से कान छुइए, इधर से बात बराबर है। आपको चीज जो है समझ में आना चाहिए। इनके अलावा भारत में राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा जी, जो चीज जिस भी बच्चे को ये वाली टॉपिक में पर्टिकुलर दिक्कत है, टॉपिक बैच में भी अलग से मैं पढ़ा के दिया हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं इनको। खास यही एक टॉपिक लेके मैं अच्छे से पढ़ाया था, एक छोटा सा वीडियो है, और जो कंटेंट लिए हैं उनको तो दिया ही गया होगा, टॉपिक बैच सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, इनके अलावा भारत में राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो जो कैग है इसकी नियुक्ति होते हैं आर्टिकल 148 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कैग कौन बन गए हैं? तो संजय मूर्ति साहब बन गए हैं ना, संजय मूर्ति साहब बन गए हैं, जो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का स्थान लिए हैं। ठीक है, जो कैग का पावर है, ये आर्टिकल 149 और 150 में दर्शाया गया है। कैग का पावर 108 जो है ये संसद की ज्वाइंट सीटिंग, कौन बुलाते हैं? ज्वाइंट सीटिंग जो है ये आपके बुलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट साहब। और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये आपका पावर 108 में है। 123 जो है, जब आपका संसदीय सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश से संबंधित है, आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्ण रूप से पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? सेवराय पहाड़ी ये पूर्वी घाट में है, महेंद्रगिरी की चोटी उड़ीसा में पूर्वी घाट में है, अन्नामलाई की पहाड़ी ये केरला में है। तो ये पूर्वी घाट में कहाँ पे आएगा? क्योंकि केरला यहाँ पे रहेगा आपका, और केरला जो है अरब सागर के किनारे को धोता है ना। तो ये जो है आपका केरला के किनारे को अरब सागर धोता है, माफ कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का पार्ट हो जाएगा। तो भैया अन्नामलाई जो है ये पश्चिमी घाट के पार्ट होंगे, बाद बाकी अरकू घाटी आंध्र प्रदेश ये भी आपके पूर्वी घाटी में हो जाएंगे। तो सेवराय, महेंद्रगिरी, अरकू घाटी ये आपके पूर्वी घाटी का पार्ट है, जबकि अन्नामलाई जो है ये आपका वेस्टर्न रीजन का पहाड़ श्रेणी है। ठीक है भैया, इसे ध्यान रखेंगे। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे? नीलगिरी में होता है, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। इन्हें ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के अंदर है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। कहाँ, कब हुआ है? है ना, जनवरी फरवरी, है ना, 2025 में संपन्न हुआ है। विजेता कौन रहा है? सर्विसेज टीम रहा है ना, सर्विसेज टीम रहा है विजेता। उपविजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। टोटल खेल कितने शामिल थे? 33 + 2, इट मीन्स
33 पदक इवेंट में और 2 थे आपका प्रदर्शनी रेंज में। ठीक है, तो इसके शुभंकर का नाम रखा गया था मोनाल। मोनाल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है ना। मोनाल क्या है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दोनों का राजकीय पक्षी है मोनाल, तो इसी के नाम पे शुभंकर का नाम मोनाल रखा गया था। ये जो मोगा है ये 37वें राष्ट्रीय खेल बाइसन के नाम पे जो गोवा के अंदर हुआ था 2023 के अंदर हुआ था, वहां पे जो है मस्कट या शुभंकर का नाम रखा गया था। ये जो सवज है ये शेर के बच्चा के नाम पे जो गुजरात में 2022 में आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वहां पे शुभंकर था। और ये जो ओली है ये ओलिव रिडले कछुआ के नाम पे है, जो आपके हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जिसके विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रहे थे, जो राउरकेला और बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम और भुवनेश्वर के अंदर कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में कराए गए थे, तो उसका मस्कट का नाम रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने दहन का सिद्धांत दिए थे? दहन का सिद्धांत इट मीन्स इन्होंने बताया भैया कि भाई दहन जो है ऑक्सीजन के कारण होती है। फिर हम लोगों जो है आम बात हो गया कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज में आग लगना संभव है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस होती है। ठीक है भाई, तो ये जो दहन का सिद्धांत है ये एंटोनी लेवेजियर के द्वारा दिया गया था। एंटोनी लेवेजियर के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंडस के द्वारा क्या दिया गया? अष्टक का नियम। क्या दिया गया? अष्टक का नियम। ये अष्टक का नियम कहाँ तक लागू हुआ था? आप कहते हैं कैल्शियम तक लागू हुआ था। डोबे राइनर के द्वारा क्या दिया गया? त्रिक का नियम, है ना। क्या दिया गया भाई? त्रिक का नियम जो है ये कौन दिया? डोबे राइनर के द्वारा दिया गया त्रिक का नियम, है ना। त्रिक का नियम दिया गया। आर्किमिडीज के द्वारा क्या दिया गया? उत्प्लावकता का सिद्धांत या तैरने का नियम दिया गया। ठीक है भाई, इसके अलावा नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन सी महिला रही थी? तो भैया अरुणा आसफ अली। ये 1942 8 अगस्त 1942 में जो आपके गांधी जी के द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उनमें अरुणा आसफ अली जो है सहयोगी के तौर पे कार्य की थी। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी पेश किए थे, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो सरोजनी नायडू है ये भारत में प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पे नियुक्त होने वाले अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी और कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय नारी है। वैसे अगर कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले पहली नारी कहेंगे तो भाई एनी बेसेंट होंगे, है ना। इनके अलावा एनी बेसेंट का नाम बहुत सारे चीजों से जुड़ा हुआ है ना। जैसे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो लाने का श्रेय है ये एनी बेसेंट को ही दिया जाता है। एनी बेसेंट अभी आपने देखा एक कॉलेज का भी स्थापना करवाए थे बनारस के अंदर 1898 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है कांग्रेस में जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस एक हुए, फिर गरम दल और नरम दल एक हुए, तो इसमें भी अथक प्रयास किए थे एनी बेसेंट, है ना। अरुणा आसफ अली हो गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोगी, और मैडम भिकाजी कामा हो गए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला जो किसी विदेशी धरती से झंडा फहराने का काम किए। और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी भी कहा जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पे क्या आता है? देखिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है ना। बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। इंडिया में पंचायत का इतिहास 1959 से शुरू होता है। पंचायत को आप स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हो। 1959 राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। इंडिया में मैक्सिमम जगह पे ट्रिपल लेयर यानी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत कहलाता है ना। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति कहलाता है और जिला स्तर पे जिला परिषद कहलाता है और नगर निगम तो अलगे वो विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पंचायत से संबंधित संविधान का भाग 9 है ना, और संविधान का भाग 9 का ए जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। पंचायत से संबंधित जो अनुसूची है ये 11वां है और नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची है ये 12वां है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है नगर पालिका से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितनी थी? तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग ये 919 थी। 2001 में जो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा था ये
कीजिएगा 927 रहा था, कितना रहा था 927 रहा था, तो घटा है यहाँ पे, है ना। 2011 के अनुसार इंडिया की टोटल सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 943 है ना। इसके अलावा 1951 में जो पहली जनगणना हुई थी वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना था इंडिया का, तो 946 था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया में 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट कितना है 74.04%, जिसमें फीमेल का कितना है 65.46% और मेल का कितना है 82.14%। सबसे अधिक पढ़े लिखे राज्य कौन से हैं, केरल, सबसे कम माना गया है बिहार को, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला है शेरछिप मिजोरम और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल साहित्य सिलप्पाकादिगरम के लेखक कौन है, तो सिलप्पादिकारम के लेखक हो जाएगा आपका इलिंगो आडिगल। कौन है भैया, इलिंगो आडिगल जो है ये सिलप्पाकादिगरम के लेखक है। मैं आपको बताया है कि जो तमिल साहित्य वाली बात आती है ये संगम युग की देन है ना, संगम युग की देन है। संगम युग में कुल कितने बैठक का जो है जिक्र किया गया है 3, और यहाँ पे कौन से प्रमुख वंश जो है जो लाइट में आया था, तो चेर, चोल और पांड्य, यहाँ पे 3 वंश का भी जिक्र देखने को मिलता है। तो उस कालन जो कहीं भी इतिहास से मतलब जो आपका साहित्यिक लिखा गया, साहित्य वाला चीज जो लिखा पढ़ा गया उसमें जो है सिलक्का पादिकारम का स्थान अहम है, जिसके राइटर इलिंगो आदिगल है। इसी क्रम में एक आता है तोलक्कापियम जो व्याकरण लिखे हैं, तोलक्कापियर, है ना। तोलक्कापियर एक आदमी का नाम है और इनकी जो कृति है ना इसका नाम है तोलक्कापियम, है ना, तोलक्कापियम नाम है, जो एक व्याकरण की किताब है। तो इनके राइटर और नाम दोनों सेम है। इनके अलावा कृष्णदेव राय ये आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए, है ना, विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए 3rd वाले वंश के, यानी तुलुब वंश के राजा हुए, तुलुब वंश, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश शासन किए, संगम वंश, सुलुब वंश, तुलुब वंश और अरबिदु वंश। तो तुलुब वंश के राजा हुए, इन्होंने किताब लिखे जिनका नाम है आमुक्त माल्याद। कबीर दास जो है ये बीजक लिखे हैं ना, बीजक का संग्रह किए थे। इलिंगो आडिगल जो है ये सिलप्पाकादिगरम से हो गया। तो चारों ऑप्शन आपका एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे नंबरिंग गलत लिखा गया है, इसका 19 नंबर होना चाहिए लेकिन 18 नंबर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को पढ़ने से मतलब है। सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन रहा है, रेंगपो। दीमापुर जो है ये नागालैंड का जो है आपका रेलवे स्टेशन है। सिद्धारूढ़ा दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफार्म वाला जो है आपका रेलवे स्टेशन है ना, प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। रोहा जो है ये आपका जो आपका कोंकण रेलवे चलती है ना, कोंकण रेलवे यहीं से जो है आपका शुरुआत होती है रोहा से, है ना। ये रोहा जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 नंबर होना चाहिए, 19 में लिखा गया, ठीक है। हम्पी के गुफा का खोज 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। देखिए हम्पी का गुफा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, यूनेस्को के अंदर शामिल गुफा है। इसकी खोज 1800 में हुई थी और किया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। फिर एक गुफा है एक हेनरी टेलर ने खोजा था सांची का स्तूप, है ना, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ना, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसकी खोज 1800 ईस्वी में, 1818 होगा, माफ कीजिएगा, 1818 में होगा। ये हेनरी टेलर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, हेनरी टेलर के द्वारा खोजा गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो आप देख रहे हैं इसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है ना, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने जो है भरहूत स्तूप का खोजा था, है ना, भरहूत स्तूप जो मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, इनको खोज करने का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। जॉर्ज बिटेट जो है ये आपके जो महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है जो अरब सागर के किनारे और ताजमहल होटल के सामने स्थित है, जिसकी नींव 1911 में रखी गई थी और बन के तैयार हुआ था 1921 में। तो जॉर्ज बिटेट जो है इसके वास्तुकार रहे थे, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना। भारत में जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो कच्छ के रण जो है यहाँ पे जंगली गधा अभयारण्य मिलते हैं, जिसे अपन घूरखोर भी कहते हैं और कुरंग भी कहते हैं ना, कुरंग भी कहते हैं जंगली गधा को। तो ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, कच्छ के रण गुजरात के अंदर मिलेंगे। गिर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपके गुजरात के अंदर मिले
मिलेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। इसका जो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इससे पहले भी इसका एक नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इनके अलावा राजाजी नेशनल पार्क ये जो है हाथी, बाघ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।